औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन एंड कैमरा क्लियर है आप सबको? डन। तो कैसा जा रहा ऑडिट? ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा आजकल? या हम एक अच्छे पेस पे चल रहे हैं और चीजें समझ आ रही हैं? क्या अभी तक आपके रिव्यूज हैं? क्या फीडबैक है? कि हम तेज जा रहे हैं, हमें स्लो होना चाहिए, या हम एक मॉडरेट पेस पे चल रहे हैं? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मुश्किल तो नहीं लग रहा? कोई सजेशंस, कोई चीज, कोई फीडबैक अगर शेयर करना है तो बताइए। तो मैं आपको चीज दिखाता हूँ। दिस इज द प्लान। क्या आपको मेरे हाथ में एक कागज नजर आ रहा है इस वक्त एक्सेल का? ये जो कागज है, ये शो हो रहा है? ये कागज शो हो रहा है? ठीक है। बेसिकली ये पूरा प्लान है आपका, जो कि एक पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज और तकरीबन 3.5 पेजेस के ऊपर स्प्रेड हुआ है। और इसके मुताबिक हम लोग सारी चीजें कवर कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो किसी भी टाइम हम लोग इससे आगे नहीं होंगे और इससे पीछे नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको हमेशा ही फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट भी करवाते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं, एंड ड्राफ्टिंग भी आपकी इम्प्रूव हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस स्केड्यूल में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कब आपको कितनी ईद की छुट्टियां देनी है, कब आपका कौन सा टेस्ट करना है, कब आपकी स्पेशल क्लासेस की क्लासेस करनी है, हमारा मिड टर्म कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, लेबर डे कब होगी, बड़ी ईद की छुट्टियां कितनी लेनी है, छोटी ईद पे आपको कब से कब तक फ्री करना है, 9वीं 10वीं मुहर्रम कब आ रही है, उस दिन क्या करना है, कौन सा चैप्टर कितने टाइम पे कवर होगा। और मजे की बात तो ये है, मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है कि 22 जुलाई से ऑनवर्ड्स हम लोग अपनी रिवीजन को भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरा प्लान है जो कि ये वर्क करता है। और इस सेशन में छुट्टियां ज्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट सेशन, बट स्टिल वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर सिलेबस अगस्त से पहले पहले, यानी कि ये कम अगस्त से पहले पहले कोशिश करेंगे कि अपना सिलेबस along with past papers, along with practice 100% कंप्लीट कवरेज कर लें, ताकि अगस्त में हम लोग उसको रिवाइज कर रहे हो और आपसे मॉक वगैरह ले रहे हो। तो ये तो हो गया डिलीवरी साइड। मगर मुझे बताइए ऑडिट एज अ पेपर अभी तक समझ आ रहा है? ऑडिट एज अ सब्जेक्ट कितना क्लियर है? ठीक है, गोइंग नॉर्मल। सर सीलो भी है, थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा है। अच्छा ठीक है, मिक्सअप से क्या मुराद लोगे आप? मिक्सअप से मुराद है कि कुछ हद तक आसान, कुछ हद तक मुश्किल, कुछ ऐसा? अच्छा, अभी तक तो सीलो जैसा लग रहा है, ऐसा ही है। थ्योरी का ना हर जो पेपर है ना वो मोर और लेस एक जैसा ही होता है, मगर फर्क आता है उसके मजाज में। अभी चूंकि फर्स्ट चैप्टर चल रहा है तो इसमें कुछ बातें भी सीलो वाली हैं, और हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये अपनी बेस बनाई हुई कि हम ऑडिट को समझ रहे हैं। फिर नेक्स्ट में जाएंगे तो क्लाइंट साइड की बात करेंगे, फिर फ्रॉड की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, सब्सटैंटिव की बात करेंगे, कंट्रोल्स को देखेंगे, इंटरनल ऑर्डर की बात करेंगे, तो वो रिपोर्ट्स की बात करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होंगी। मगर हम लोगों ने इसको चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना है, ताकि किसी भी टाइम पे अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको सारी बातें जहन में आ जाए। कल से रिगार्डिंग कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? जितना हम लोगों ने कल स्टडी किया था उससे रेलेवेंट अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू कंफर्म, लेट मी नो। ऑल डन? ऑल्टर की अपॉइंटमेंट, उसकी रेमुनरेशन, एसएससी भी कब कब अपॉइंट करता है, ये सारी बातें क्लियर है? राइट्स, ड्यूटीज, कॉस्ट अकाउंट, सिग्नेचर, सारी बातें। अच्छा ये बताइए, साथ साथ याद कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है,
क्योंकि जब आप इसको डिले करेंगे या इसको बल्क में कर लेंगे तो फिर मुश्किल होगा। ड्यूटीज याद नहीं, तो मैंने खुद भी कहा था कि ड्यूटीज को याद नहीं करना, ड्यूटीज के अलावा आपने चीजों को लेके चलना, मगर ड्यूटीज थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। इसका एक जगह पे और भी इम्पैक्ट आएगा जब हम लोग रिपोर्ट्स की बात कर रहे होंगे। आजाद। जी, तो कल से रेलिवेंट कोई सवाल नहीं है, पक्की बात है। काइंडली मैंने आपको कहा हुआ है कि नो लिख दिया करें अगर कोई सवाल ना हो। तो अगर आप इतना फ्रीक्वेंट रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बट जब मैं पूछूं तो एटलीस्ट मुझे यस या नो की आवाज दे दिया करें। तो हर अटेंडी के लिए ये वाजिब है, ताकि मैं जान सकूं कि आपके पास कोई सवाल है या नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। आज और कल हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 247। सेक्शन 247 ये बताता है कि कौन कौन सा बंदा अपॉइंट किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता। तो क्वालिफिकेशन भी और डिसक्वालिफिकेशन भी सेक्शन 247 के अंडर फॉल करती है। तो कौन सा ऑडिटर कहां पे अपॉइंट करना है, कौन सा बंदा अपॉइंट होगा नहीं होगा, आइए देखते हैं। लॉ ने कहा, अभी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको छोड़ दें, आपने पहले मेरी बात सुन ली। लॉ ने ये कहा हर पब्लिक कंपनी अपना ऑडिट करवाएगी। पहली बात तो ये है कि हर पब्लिक कंपनी अपना ऑडिट करवाएगी, उसके लिए वाजिब है। तो पीछे कौन सी बचती है? प्राइवेट कंपनी। लॉ ने कहा हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, वो भी लाजमी ऑडिट करवाएगी। पीछे कौन सी कंपनियां बच गई? वो प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है। तो लॉ ने कहा हर वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज्यादा है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 3 मिलियन या उससे ज्यादा है, तो उसने भी लाजमी ऑडिट करवाना है। तो हर एक कंपनी, हर वो कंपनी जो कि पब्लिक है वो लाजमी करवाएगी। प्राइवेट के अंदर अगर वो पब्लिक की सब्सिडरी तो लाजमी करवाएगी। और वो प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है उसने भी लाजमी करवाना, उसने भी लाजमी करवाना। तो पीछे हमारे पास कौन सी कंपनियां बच गई? वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है। तो लॉ ने ये कहा कि उन पे भी ऑडिट करवाना लाजिम है, उन पे भी ऑडिट करवाना लाजिम है। और किन पे लाजिम नहीं था? जो 1 मिलियन से नीचे थी। याद है हम लोगों ने लास्ट वीक बात की थी। तो फिर फर्क कहां पे आया? फर्क ये आया कि हर पब्लिक कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी है,
हर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है, उसका ऑडिट सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसका ऑडिट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा। और हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है और 1 मिलियन से ऊपर है, उसके लिए लॉ ने चॉइस दे दी। लॉ ने कहा अगर तुम चाहो तो सीए से करवा लो, और अगर तुम चाहो तो तुम ये ऑडिट सीएमए से भी करवा सकते हो। अपने फाइनेंशियल्स के ऑडिट की बात हो रही है यहां पे। अगर तुम चाहो तो सीए से करवा लो, और अगर तुम चाहो तो सीएमए से करवा लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि सीएमए की फीस थोड़ी सी कम होती है, और चूंकि इनका पेड अप कैपिटल ही कम है, तो शायद ये सीएस की इतनी हैवी फी अफोर्ड ना कर सके, तो वहां पे ऑप्शन दे दी है कि इधर सीए और सीएम। मगर जरूरी बात यह है कि दोनों के केस में, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएमए हो, दोनों के केस में दोनों के पास अपने अपने इदारे का वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। दोनों के पास अपने अपने इदारे का वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सीए वाले को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कौन देगा? आईकैप। और सीएमए वाले को प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कौन देगा? आईसीएमएपी। कौन देगा प्यारे बच्चों? आईसीएमएपी। तो यही बातें अब लिखी हुई स्लाइड पे आइए पढ़ते हैं। ऑडिटर शेल बी अ सीए हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कहां से? फ्रॉम आईकैप। तो ये एलिजिबल है किन कंपनीज के लिए? पब्लिक के लिए, वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी है, और वो प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि वो प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से नीचे है, तो क्या उस पर वाजिब है? वाजिब है। किससे करवा सकते हैं? या सीए से करवाएंगे या सीएमए से करवाएंगे। और दोनों के पास अपने अपने इदारे के जो क्राइटेरिया है वो पूरे होने चाहिए, यानी कि दोनों के पास अपने अपने इदारे का वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो ये रख दी शर्त लॉ क्वालिफिकेशन की। इसी तरह कब कब हम कहेंगे कि एक फर्म सीए फर्म है? कब हम कहते हैं कि एक फर्म सीए फर्म है? क्योंकि देखें, फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर सीए वाला ही पार्टनर हो। एसीसीए भी होता है पाकिस्तान में, आईसीएमए भी चल रहा है पाकिस्तान में, एमबीए भी चल रहे हैं, और मुख्तलिफ सीमा, सीपीए, सब चीजें चल रही हैं, एमकॉम, मास्टर्स, पीएचडी। तो लॉ ने ये कहा कि अगर आपने एक फर्म को सीए फर्म का दर्जा देना है, अगर आपने एक फर्म को सीए फर्म का दर्जा देना है, तो उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए। मेजॉरिटी से क्या मुराद होती है? मोर देन 50%। मेजॉरिटी मींस मोर देन 50%। तो जहां पे मेजॉरिटी पार्टनर्स क्वालिफाइड सीएस हैं, यानी कि क्वालिफाइड सीएस फ्रॉम आई कैप है, तो उस फर्म को हम कहेंगे कि ये एक सीए फर्म है। 50% से ऊपर मेजॉरिटी को हम लोग काउंट करते हैं। मुझे बताइए, यहां तक हम लोगों ने तीन बातें पढ़ी हैं, तीनों बातें क्लियर है? कौन कौन कहां कहां पे क्वालिफाइड है, और किस फर्म को हमने सीए फर्म कहना है? यहां तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अगली बात, अभी मैंने आपसे कहा कि एक फर्म के अंदर, बात सुनिएगा बड़े गौर से, अभी मैंने आपसे कहा कि एक फर्म के अंदर सीए वाले बंदे भी होते हैं, सीएमए वाले बंदे भी होते हैं, एमबीए वाले बंदे भी होते हैं, एसीसीए वाले बंदे भी होते हैं, सीपीए वाले बंदे भी होते हैं, सीना वाले बंदे भी होते हैं। तो मुख्तलिफ बॉडीज के मुख्तलिफ बंदे पार्टनर्स तो बन सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर लॉ ये कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो साइनिंग अथॉरिटी है, ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो साइनिंग अथॉरिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर के पास है जो कि क्वालिफाइड सीए है।
जो कि क्वालिफाइड सीए है। यानी कि अगर मिस्टर हारून जो कि एसीसीए क्वालिफाइड है, वो ऑडिट करने के लिए जाते हैं डेस्कॉन का, तो उस डेस्कॉन की ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वो हारून साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एसीसीए से क्वालिफाइड है। लॉ ने की शर्त रखी है, हर वो बंदा जो कि ऊपर वाले क्राइटेरिया को मीट कर ले। ऊपर वाला क्राइटेरिया क्या है? आई कैप वाला सीए। तो मिस्टर हारून को अपनी फर्म में से ढूंढना पड़ेगा किसी ऐसे बंदे को जो कि सीए वाला हो, उसने सीए क्लियर किया हो, फर्म का पार्टनर भी हो, तो वो उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर उस दूसरे पार्टनर के साइन हो रहे होंगे। और मिस्टर हारून पहले पूरा ऑडिट रिव्यू करवाएंगे उस पार्टनर को, और फिर जब वो पार्टनर तसल्ली कर लेगा तो वो अपने साइन बिठा देगा उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। काम सारा हारून ने किया है, मगर हारून चूंकि सीए फ्रॉम आईकैप नहीं है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर अनफॉर्चुनेटली साइन नहीं कर सकता। उससे साइनिंग अथॉरिटी छीन ली है लॉ ने, और छीन के सारी किसको दे दी है? आईकैप वाले सीए को दे दी। जी, यहां तक चार बातें क्लियर है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी वाली बात, सीए सीएमए इकट्ठे कब कर सकते हैं वो वाली बात, मेजॉरिटी पार्टनर्स कब होंगे वो वाली बात, और साइनिंग अथॉरिटी, ये चार बातें, क्या चारों बातें क्लियर है? जी, अभी तक हम लोगों ने चार बातें डिस्कस की हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का भी और कल का भी। क्या ये चारों बातें क्लियर है? यहां से आईकैप लॉजिकल सवाल निकाल सकता है, यहां से आईकैप आपको लॉजिकल टेस्टिंग कर सकता है। तो इन एरियाज को बड़े ध्यान से देखना है। सेक्शन 247 जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक, ये तो थी आसान बातें। तो क्वालिफिकेशन वाली चारों आसान बातें हमें समझ आ गई हैं। अब जरा आगे चलते हैं, और अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़े से मजीद एक्टिव हो जाएं, क्योंकि हम लोग बात करने लगे हैं डिस्क्वालिफिकेशन। हम लोग बात करने लगे हैं किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन की। मैं लैपटॉप को भी दूसरे मोड पे ले आऊं, अब मुझे लिखना है। ये लॉजिकल एरिया हम लोगों ने बात करनी है किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन की। आप लोगों ने कुछ चीजें मेरे साथ साथ नोट लाजमी करनी है। लॉजिकल एरिया ऑफ एग्जाम्स, शुरू करते हैं। 11 तरह की डिस्क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले बता दूं। 11 टाइप्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। आइए देखते हैं। मैंने क्या किया है, इन 11 को ना चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि समझने में आसानी रहे। तो कैटेगरी वन, ये है कैटेगरी वन। कैटेगरी वन, रिलेटेड पर्सन। कैटेगरी वन कौन सी है? रिलेटेड पर्सन। यानी कि अब आपको लॉ कहेगा बेशक ये सीए है, बेशक इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, मगर ये ऑडिट नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कौन से ऐसे लोग हैं। नंबर वन, लॉ ने कहा अगर एक कंपनी है, अगर एक कंपनी है, तो इस कंपनी का, इस कंपनी का मौजूदा, इस कंपनी का मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर और मौजूदा एम्प्लॉय उसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक कंपनी के अंदर मिस्टर ए उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, मिस्टर बी उस कंपनी के सीएफओ हैं, मिस्टर सी उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और तीनों के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, तीनों क्वालिफाइड सीएस हैं, ये चाहते हुए भी इस कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। इनको ऑडिट करने से लॉ ने रोक दिए। इसको मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय। जरा सोच के बताएंगे क्या रीजन हो सकती है, क्यों इनको मना कर दिया गया है?
ऐसी क्या रीजन निकल सकती है कि इनको रोक दिया कि भाई तुमने बाहर आ जाना, तुमने ये काम नहीं करना? मुझे आपसे वन वर्ड आंसर चाहिए। मुझे आपसे एक वन वर्ड आंसर चाहिए। इनका इंटरेस्ट है फॉर्म में, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, इनसे इंडिपेंडेंस की शर्त पूरी नहीं हो रही होगी, ये उस कंपनी से फेमिलियर भी होंगे, इनका अपना जाती मुफाद भी छुपा होगा। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन्स नहीं है, ना ये है, ना ये है, और ना ही ये है। तो इंडिपेंडेंस की जो शर्त है वो पूरी नहीं होगी, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अचीव नहीं होगी। दूसरी बात, हमने कहा मौजूदा नहीं कर सकता, यही कहा है ना कि मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय नहीं कर सकता। अब अगर वो मौजूदा ना हो फिर तो लॉ ने कहा क्यों परेशान होते हो, हम है ना। अगर वो जॉब छोड़ चुका है, अगर वो नौकरी छोड़ चुका है, तो लॉ ये कहता है कि अगर उसको नौकरी छोड़े हुए 3 साल से ज्यादा वक्फा नहीं गुजरा, अगर उसको नौकरी छोड़े 3 साल वक्फा नहीं गुजरा, तब भी वो ऑडिट नहीं कर सकता। पर्सन who during preceding 3 years was director, officer या employee of the company। तो अब अगर मिस्टर मिस्टर जेड को नौकरी छोड़े 2 साल हुए हैं, मिस्टर वाई को नौकरी छोड़े 2.5 साल हुए हैं, और मिस्टर एक्स को नौकरी छोड़े 4 साल हो गए हैं, तो सिर्फ मिस्टर एक्स एलिजिबल होगा, ना जेड कर सकता है, ना वाई कर सकता है। रीजन क्या है कि अभी तक इनके 3 साल के वक्फा पूरा नहीं हुआ। लॉ ने यहां भी सोचा कि भाई ये लोग भी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। क्यों? इनका भी 3 साल वक्फा पूरा नहीं हुआ। तो अगर 3 साल से ऊपर का टाइम हो गया तब लॉ को लगता है कि नहीं यार अब ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो अगर 3 साल से कम है तो फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, मौजूदा है तब तो वैसे भी नहीं है। तो 0 से लेके 3 साल तक की लिमिट लगा दी, करंट से लेके 3 साल तक की लिमिट लगा दी है, उसके बाद लॉ को लगता है कि आप कर सकते हो, तब कोई मसला लॉ को नजर नहीं आया। फिर एक और शर्त, कंपनी कहती है कि हमने अपने डायरेक्टर को तो मना कर दिया है, मौजूदा वाले को। तो अगर डायरेक्टर को मना कर दिया है तो डायरेक्टर की स्पाउस को भी मना कर दिया। स्पाउस कहते हैं, ये एक लीगल वर्ड है पर इसको समझ लें। स्पाउस इज अ लीगल वर्ड और इसको हम यूज करते हैं बेटर हाफ के लिए, यानी कि शरीके हयात के लिए, शरीके हयात के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर पे ये शर्त है, बाकियों पे नहीं है। यानी कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, मैं यहां लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। मगर डायरेक्टर्स पे एक और एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर तुम कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर हो तो तुम्हारी मौजूदा स्पाउस उसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा स्पाउस मौजूदा कंपनी में मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकते। ये बात याद रहेगी। मौजूदा कंपनी में जो मौजूदा डायरेक्टर है उसकी जो मौजूदा स्पाउस है वो उसी मौजूदा कंपनी में मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकती। तो मौजूदा 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 एंड मौजूदा। क्या ये 3 शर्तें क्लियर है? जी, क्या ये आपको तीनों शर्तें समझ आती हैं? पहली शर्त क्या है, एक कंपनी है, उस कंपनी में मौजूदा डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। अगर छोड़ के चला गया तो 3 साल की लिमिट है, ठीक है।
और अगर स्पाउस का केस आ जाए तो सिर्फ किसकी स्पाउस देखनी है, डायरेक्टर की स्पाउस देखनी है। अगर स्पाउस वाली कोई एग्जांपल आ जाए तो कौन देखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर देखा जाएगा। सर जी अगर डायरेक्टर रिटायर्ड हो और 3 साल पूरे ना हुए हो तो फिर बताइए। अभी मैंने आपके सामने एक उर्दू में स्टेटमेंट पास की थी, मैं दोबारा पास करता हूँ, आपके सवाल का जवाब उसी में छुपा हुआ है। मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा स्पाउस मौजूदा कंपनी में मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि अगर उसको छोड़े 3 साल नहीं हुए तो वो खुद तो नहीं कर सकता, मगर स्पाउस एलिजिबल होगी। स्पाउस मौजूदा होनी चाहिए, स्पाउस की लिमिट नहीं है, स्पाउस जो मौजूदा है वो नहीं कर सकती। अगर अगर वो मौजूदा वाला केस नहीं है तब ऑल ओके, तब कोई मसले वाली बात नहीं। एक और सवाल है मेरा, क्या क्या जो एक्स होती है जिसके साथ तलाक हो जाए, क्या वो स्पाउस में काउंट होगी? एक्स, नहीं, ये इसमें काउंट नहीं की जाएगी, ये इसमें काउंट नहीं की जाएगी। फिर अगर मंगनी शुदा है, अगर मंगनी है सिर्फ एंगेज्ड है तो वो भी स्पाउस काउंट नहीं होगी। स्पाउस से मुराद होता है शरीके हयात, मियां बीवी। तो एंगेज्ड पार्टी भी इसमें काउंट नहीं करनी, सिर्फ वो बंदा काउंट करना है जो कि या हस्बैंड मटेरियल हो या वाइफ मटेरियल। जी, स्पाउस ऑफ अदर एम्प्लॉयज और अदर ऑफिसर्स वो कर सकते हैं, उनमें कोई मसले वाली बात नहीं। चल एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सवाल ये है कि मिस्टर अली एक कंपनी में सीईओ है, मौजूदा सीईओ, तो क्या वो उस कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं? मिस्टर अली एक कंपनी में मौजूदा सीईओ हैं, तो क्या मिस्टर अली उस कंपनी का ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्यों? मौजूदा है। मिस्टर अली को नौकरी छोड़े 2.5 साल हो गए हैं, क्या वो उस कंपनी में ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? मिस्टर अली को नौकरी छोड़े 2.5 साल का वक्फा गुजर गया है, क्या वो स्टिल उस कंपनी में ऑडिट कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। मिस्टर अली को नौकरी छोड़े 5 साल हो गए हैं, क्या अब वो कर सकते हैं? अब कर सकते हैं। अच्छा, मिस्टर अली को नौकरी छोड़े 2.5 साल हुए हैं, क्या उसकी स्पाउस ऑडिट कर सकती है? पक्की बात है, कर सकती, कर सकती है, क्योंकि मिस्टर अली मौजूदा सीईओ तो नहीं है। अच्छा, मिस्टर अली अभी उस कंपनी के मौजूदा सीईओ हैं, क्या अब उनकी वाइफ कर सकती है ऑडिट? मिस्टर अली मौजूदा सीईओ हैं, तो क्या अब उनकी वाइफ ऑडिट कर सकती है या नहीं? सीईओ की बात हो रही है सूरज, सोच के जवाब दीजिएगा। मिस्टर अली मौजूदा सीईओ हैं, उनकी वाइफ क्या उस कंपनी में ऑडिट कर सकती हैं या नहीं? अच्छा, चलिए मैं आपको एक बात बता दूं। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर पे लगी है, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर पे लगी है, तो वो जरा सुन लें। सीईओ को हम डीम्ड डायरेक्टर कहते हैं। सीईओ अपने अंदर एक डायरेक्टर होता है। तो जब मैंने सीईओ बोला है, इट मींस कि मैं एक डायरेक्टर की बात कर रहा हूं।
और ये सिर्फ सीईओ पे है, सीएफओ पे, सीटीओ पे, सीएमओ पे, सीओओ पे और किसी पे नहीं है। सीईओ कंपनी में कंपनी का डीम्ड डायरेक्टर माना जाता है। तो अगर वो मौजूदा सीईओ है तो उसकी वाइफ ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? जी। एम आई 100% डन विद दैट? चलें जी, अब आगे चलते हैं। आए जरा इस पॉइंट पे है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनिएगा सर। लेट्स से ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी का नाम है ए बी सी लिमिटेड। ए बी सी लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर मिस्टर क्यू, मिस्टर क्यू डायरेक्टर है। इस कंपनी में मिस्टर क्यू कौन है? डायरेक्टर। मिस्टर क्यू यहां से सैलरी लेते हैं मगर कम मिलती है उनको सैलरी, उनका गुजारा नहीं चलता। तो मिस्टर क्यू ने क्या किया हुआ है? मिस्टर क्यू ने अपना एक सेपरेट बिजनेस लाया हुआ है, जो कि फर्नीचर का बिजनेस है, जो कि फर्नीचर का बिजनेस है। और उस सेपरेट बिजनेस के अंदर उनके बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर जी। मिस्टर जी उनके बिजनेस पार्टनर है। और वहां पे मिस्टर ई एम्प्लॉई। लॉ ने एक बड़ी प्यारी बात की। लॉ ने कहा मिस्टर क्यू तो इस एबीसी का ऑडिट नहीं कर सकते। रीजन क्या है? मौजूदा डायरेक्टर। लॉ ने कहा अगर मौजूदा डायरेक्टर, अगर मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय का कोई और बिजनेस भी चल रहा है, ये बात सुनिएगा बड़े गौर से, अगर इनका कोई और सेकंड बिजनेस भी चल रहा है, उस बिजनेस में काम करने वाले लोग, चाहे वो उसका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो उसके एम्प्लॉयज हो, कोई भी हो, अगर तो उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, स्टिल वो इस एबीसी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ना जी कर सकता है और ना ही ई कर सकता है। दोनों को मना कर दिया, जी को भी और ई को भी। पर्सन यानी कि मिस्टर जी या मिस्टर ई हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय तो मना हो ही गए, बट अगर इनके कोई और बिजनेस भी चल रहे हैं तो उस बिजनेस में काम करने वाले लोगों को भी मना कर दिया गया। उस बिजनेस में काम करने वाले लोगों को भी मना कर दिया गया है कि तुमने भी इस कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं करना। यहां से एक लूप होल निकलता है। वो लूप होल ये है कि अगर मिस्टर क्यू रिटायर हो जाए, जब मिस्टर क्यू रिटायर हो जाएंगे तो मिस्टर जी और मिस्टर ई एलिजिबल हो जाएंगे। ऑल्दो क्यू खुद नहीं कर सकता अगले 3 साल तक, मगर जब वो रिटायर हो गया उसने जी और ई के लिए राह साफ कर दी, तुम लोग अब कर सकते हो ऑडिट। क्योंकि शर्त क्या थी? मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय का अगर कोई मौजूदा बिजनेस चल रहा है, उस मौजूदा बिजनेस में कोई मौजूदा बिजनेस पार्टनर है, कोई मौजूदा एम्प्लॉय है, वो उस मौजूदा कंपनी में ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। एम आई क्लियर? तो यहां पे मौजूदा के ऊपर बहुत ज्यादा बहस है, मौजूदा करंट के ऊपर बहुत डिबेट है। ये चारों पॉइंट्स इसलिए मैंने इकट्ठे किए हैं जो कि इस चीज को साथ लेके चलते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं। एक मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय, अगर इनका कोई
अलग से बिजनेस चल रहा है, तो उस बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज या अदर बिजनेस पार्टनर्स उस मेन कंपनी में, यानी कि यहाँ पे एबीसी में ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर मिस्टर क्यू छोड़ दे कंपनी, तो वो खुद तो 3 साल तक बाउंड है, मगर उसके छोड़ने पे क्या होगा, उसके छोड़ने पे क्या होगा, जो दूसरे वेंचर में लोग काम कर रहे हैं, अगर वो वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रखते हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी कर दी गई, उनके लिए एलिजिबिलिटी कर दी गई है। एम आई क्लियर ऑन दिस? जी, एम आई 100% क्लियर ऑन दिस? क्या ये चारों पॉइंट समझ आ चुके हैं? क्या इन चारों पॉइंट्स में कोई मसला तो नहीं है? अगर आपको लग रहा है तो एक दफा अपने एंड पे दिमाग में बिठा लें, एक दफा इस स्लाइड को फिर से रीड कर लें। मैं आपको टाइम दे देता हूं कि बस 2 मिनट हैं, आराम से इस स्लाइड को एक दफा रीड करें। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। करंट सीएफओ सीईओ ऑडिट कर सकते हैं? नहीं ना भाई, ऑफिसर्स में आएंगे ना। सीएफओ हो, सीओ हो, सीएमओ हो, सीटीओ हो, सारे ऑफिसर्स हैं, उनको तो वैसे मना। देखिए ना, सीएफओ में जो ओ है वो क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मैनेजरियल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। वो जो एंड वाला ओ है वो ऑफिसर ही तो है। तो ये चारों पॉइंट्स एक दफा बिठा लें जहन में, इसको जहन नशीन करें, फिर हम आगे चलते हैं। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, तसल्ली से पढ़ लें। जी, ऑल डन यहां तक? पढ़ ले आराम से पढ़ ले, सुकून से पढ़ ले, सुकून से पढ़ ले। टाइम दिया हुआ मैंने आपको। यू हैव द टाइम, यू स्टिल हैव अ मिनट, यू स्टिल हैव अ मिनट, पढ़ लें। यकीन मानिए पढ़ लें, फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो हमने 11 में से 4 बातें कर ली। 11 में से हमारी 4 बातें हो गई हैं। अब आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। तो फिर मुझे दर्द जी। अब लॉ ने कुछ और बातें भी की। लॉ ये कहता है कि प्यारे बच्चों, जहन में रखना एक बात, वो ये कि किसी भी तरह की बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी तरह की बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। और बॉडी कॉर्पोरेट का आसान तर्जुमा होता है एनी टाइप ऑफ कंपनी। क्या मतलब है? आसान उर्दू में हम ये कह रहे हैं कि एक कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। एक कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। अ कंपनी कैन नॉट ऑडिट अनदर कंपनी। तो ये जो फर्म्स होती हैं जो ऑडिट करती है ना, ये ऑडिटिंग फर्म्स कहलाती हैं।
इनमें भी कंपनी का वर्ड आता है, मगर ये कंपनी का वर्ड होता है दोस्ती वाली कंपनी। हम कहते हैं ना ABC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ये एंड कंपनी से मुराद होता है दोस्ती यारी, मिलजुल के काम करना, ये वो वाली कंपनी होती है। मगर रूल क्या है, रूल ये है कि कोई कंपनी, जो कंपनी लॉ वाली कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी और कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये एक आसान सी बात है, ये हमें समझ आती है, दिस इज इजी। उसके बाद लॉ ने ये भी कहा, लॉ ने ये कहा कि अगर किसी को कोड ऑफ एथिक्स ने इन एलिजिबल करार दे दिया है, सुने बात गौर से, अगर किसी को कोड ऑफ एथिक्स ने इन एलिजिबल करार दे दिया है तो उसको कंपनीज एक्ट भी डिस्क्वालीफाई कर देगा। पर्सन नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर अंडर द कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्टेड बाय आईकैप या ICMA। तो अगर अगर इन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो कंपनीज एक्ट भी उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। कंपनीज एक्ट भी क्या करेगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसी तरह लॉ ने कहा कि अगर एक बंदा कन्विक्ट है, कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड कहते हैं वो शख्स जिसको जुर्म की सजा हुई हो, उसको सजा मिल रही है, उस पे जुर्म साबित हो चुका है, उस पे जुर्म साबित हो गया है और वो जेल की सलाखों के पीछे है। और क्यों? उसका जुर्म क्या था, उसका ऑफेंस क्या था? ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, एक ऐसा ऑफेंस जिसमें फ्रॉड शामिल है। सिर्फ फ्रॉड नहीं, अगर एक बंदा किसी ऐसे जुर्म की वजह से अदालत ने उसको मुल्जिम करार दे दिया है और वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसके जुर्म में फ्रॉडिया भी है वो, तो लॉ ने कहा कि आप ऐसे बंदे को ऑडिट नहीं देंगे, आप ऐसे बंदे को ऑडिट नहीं देंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन निकाल दी, उन्होंने कहा कि अगर उस बंदे को सजा काटे 10 साल हो जाएं, अगर उसकी कन्विक्शन से उसको 10 साल का वक्फा पूरा हो जाए, तब जाके आप उसको ऑडिट दे सकते हैं, अदरवाइज वो बंदा ऑडिट नहीं कर सकता। कौन? एक ऐसा बंदा जो कि कन्विक्टेड है, एक ऐसा बंदा जिस पर जुर्म साबित हो चुका है, एक ऐसा बंदा जो कि सलाखों के पीछे है किसी ऐसे जुर्म की वजह से जिसमें फ्रॉड भी शामिल है, जिसमें फ्रॉड भी शामिल है। तो ये सिर्फ फ्रॉड वाला जुर्म नहीं है, फ्रॉड के अलावा कोई और जुर्म भी हो सकता है, तो फ्रॉड भी शामिल है। क्या आपको ये पॉइंट और पीछे बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ये तीन बातें क्लियर होती हैं यहां तक आपको आते आते? ये है डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशंस, हर तरह की बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टली मना कर दिया। इसी तरह अगर किसी को कोड ऑफ एथिक्स ने मना किया है तो उसको कहा कि भाई जाओ डायरेक्टली तुम हमारे से फारिग हो। अगर वो कन्विक्ट है तो उसको भी डायरेक्टली मना कर दिया गया और कहा कि जब तक 10 साल नहीं गुजरते तुम ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, और 10 साल कब से काउंट करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। तो ये 7 बातें क्लियर होगी 11 में से? क्या आपको ये सातों बातें क्लियर हैं? मौजूदा कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं कर सकता, नौकरी छोड़े 3 साल से कम वक्फा हुआ है नहीं कर सकता, डायरेक्टर की स्पाउस नहीं कर सकती, मौजूदा कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, अगर उसका कोई और बिजनेस चल रहा है तो चूंकि वो खुद अभी तक मौजूद है, उसके मौजूदा बिजनेस पार्टनर मौजूदा एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो छोड़ दे नौकरी तो फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह एक कंपनी नहीं कर सकती ऑडिट, अगर कोर्ट ने मना कर दिया है तो ये लोग भी मना कर देंगे। और एक ऐसा कन्विक्ट जिसको सजा मिली हुई है फ्रॉड जैसे किसी जुर्म में जिसमें फ्रॉड भी शामिल है, तो उससे भी हम ऑडिट परफॉर्म नहीं करवाते। क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? यहां से आई कैब लॉजिकल केस स्टडीज बनाता है, वो आपसे डिस्क्वालिफिकेशंस को टेस्ट करता है। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे क्यों लिख के बताया जल्दी से। कोई सवाल अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे फौरन से क्यों लिख दें।
जी, अगर स्टिल कोई सवाल है तो मुझे क्यों लिख के बता दो। कोई सवाल नहीं? श्योर ऑन दिस? ठीक है, आज की हमारी आखिरी बात। ये सारे तो आज कवर नहीं होंगे, एक आखिरी पॉइंट कवर कर लेते हैं। वो आखिरी पॉइंट है ये, द पॉइंट इज दिस वन, एट्थ वन। द पॉइंट इज, ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, और इसके ऑडिटर्स हैं एक्स वाई जी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक, हुआ ये कि ये एक्स वाई जी वाले इस एबीसी को, ये एक्स वाई जी वाले इस एबीसी को ऑफिस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे, जो कि इनका मेन बिजनेस नहीं है। इस एक्स वाई जी का मेन बिजनेस क्या है? ऑडिट करना। अगर फर्म या अकलौता ऑडिटर, अगर फर्म नहीं है तो अकलौता हो या पूरी फर्म, अगर अपने क्लाइंट को अपने क्लाइंट को कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दे उसके साथ जो कि उसकी नॉर्मल एक्टिविटी से हटके हो, जिस तरह यहां पे वो अपने क्लाइंट को ऑफिस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये उसका मेन काम तो नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना इसका मेन काम तो नहीं, इसका मेन काम क्या है? ऑडिट करना। अब अगर ये अपने क्लाइंट को ऑफिस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट से गारंटियां लेके दे रहे हैं, टेंडर्स लेके दे रहे हैं, ये कोई और काम कर रहे हैं इनके लिए, तो लॉ कहता है कि अब तुम्हारी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है। लॉ कहता है कि अब तुम्हारी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है। तो अगर ये फर्म अपने क्लाइंट के साथ किसी ऐसे बिजनेस रिलेशनशिप में है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जो कि इसके नॉर्मल कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका नॉर्मल कोर्स क्या है? ऑडिट करना। अब अगर ये अपनी कंपनी को कमीशन पे सर्विसेज देनी शुरू कर दे, उनकी मार्केटिंग शुरू कर दे, कुछ और काम शुरू कर दे, तो लॉ कहता है कि नहीं, अब यहां पे चूंकि इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं है, तो हम ये समझेंगे कि इस वजह से इनकी इंडिपेंडेंस चकनाचूर हो गई है, और अब ये कंपनी इनका ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। इसको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है, साइड में कर दिया कि भाई तुम इस काबिल हो ही नहीं कि तुम इस कंपनी का ऑडिट परफॉर्म कर सको। तो ये थी हमारी आज की आखिरी बात। यहां तक ऑल क्लियर है? अगर पास्ट में करते रहे हैं और मौजूदा नहीं है, अगर पास्ट में किया है और मौजूदा नहीं है, तो यहां पे जजमेंट अप्लाई होगी। अगर तो लॉ को लगता है कि इंडिपेंडेंस बरकरार रह सकती है, तो ओके। और अगर लॉ को लग रहा है कि नहीं, इंडिपेंडेंस बरकरार नहीं रहेगी, तो फिर रिस्क नहीं लेने का, तो फिर रिस्क नहीं लेने का। किसी और कंपनी का तो कर सकते हैं। देखें, अगर ये एक्स वाई जी, सुने, अगर ये एक्स वाई जी, बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगर ये एक्स वाई जी प्रोवाइड करते हैं पी क्यू आर लिमिटेड को, अगर ये प्रोवाइड कर रहे हैं पी क्यू आर को, और ये ऑडिटर हैं एबीसी के, ठीक, तो अब क्या होगा? अब आपने एक रिश्ता देखना है कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और रिश्ता कौन सा होता है कंपनीज के बीच में? होल्डिंग सब्सिडरी का या एसोसिएट्स का। तो अगर इनके आपस में कोई रिश्ता है, और ये
XYZ वाले PQR को प्रोवाइड कर रहे हैं और आपस में रिश्ता है, तो ये समझा जाएगा कि ये इनडायरेक्टली किसको दे रहे हैं, ABC को दे रहे हैं, अगर रिश्ता है तो। और अगर रिश्ता नहीं है, ABC बिल्कुल अलग है, PQR बिल्कुल अलग है, तो ना डायरेक्टली और ना इनडायरेक्टली फिर तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर कोई मसला भी नहीं, फिर कोई मसले वाली बात नहीं। जी, यहां तक ऑल डन। तकरीबन, मगर उनके साथ मिक्स नहीं करना, उनके साथ जोड़ना नहीं है, वो और है, इसके पीछे की थीम लॉजिक और है, ये वो पॉइंट जो सीलो में डायरेक्टर वाले हैं, फर्क है। तो हमने 4 पहले किए, फिर 3 और अब 1, 11 में से 8 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। कल हम लोगों ने इसके आगे चलना है और कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर कोड पर पूरा उतरने पर भी बंदे को निकाल दिया जा सकता था और ना पूरा करके डिस्क्वालिफिकेशन, अगर तो कोड ने कहा है कि भाई इसका थ्रेट खत्म नहीं हो सकता, कोड अगर ये कह दे कि हम इसके इंडिपेंडेंस को पूरा नहीं कर सकते, हमारी तरफ से बिल्कुल ही फारिग हो गया है, तो फिर उसको कंपनीज एक्ट भी फारिग कर दे। और अगर कोड ये कह दे कि भाई फारिग नहीं हुआ, हम इसको सेफगार्ड लगा के बचा सकते हैं, तो फिर कंपनीज एक्ट उसको बचा देगा, फिर कोई मसला नहीं। तो अगर कोड बिल्कुल ही फारिग कर दे, कोड कह दे कि भाई ये डिस्क्वालीफाई है, जो कि अक्सर वो कहता नहीं है, बट अगर कह दे कि डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो कंपनीज एक्ट भी डिस्क्वालीफाई कर दे। जी, डन गाइस। तो जी, हफ्ते को क्या होगा, अभी तो बहुत दिन पड़े, आज बुध है, जुम्मेरात है, जुम्मा है, बहुत टाइम पड़ा, बताऊंगा आपको। मगर जो टेस्ट होगा ना, वो सिर्फ इसी यूनिट का होगा, जो यूनिट 3 चल रहा है, कंपनीज एक्ट का, उसी का टेस्ट आपको मिलेगा सैटरडे वाले दिन। और शायद हम जुम्मे को या कल एक एक्स्ट्रा क्लास करें जिसमें इसके पास्ट पेपर्स की जरा तगड़ी प्रैक्टिस करें, गालिबन जुम्मे को हम ये कदम उठाएंगे शाम के आसपास, तो आप लोग फ्री होंगे उस टाइम पे, नॉर्मल क्लास होगी उससे हट के, पक्का अवेलेबल हो जाएंगे शाम में। चलिए वो टाइम फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे ग्रुप के अंदर, तो उसमें हम लोग इस कंपनीज एक्ट के जितने भी पास्ट पेपर्स है ना, क्योंकि ये लॉजिकल है और ये टाइम टेकिंग है, तो हम इसको अलग से करेंगे, एक स्पेशल सेशन बना के। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी मगर आपने आना जरूरी है, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग ही शेयर करनी तो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ, अगर मकसद सिर्फ आप तक रिकॉर्डिंग देना ही है, तो वो तो मेरे पास पिछले को 10-12 अटेम्प्ट्स के पड़े हुए हैं। जी जी, वो भी कर लेंगे, तो उस क्लास के अंदर वो सारी बातें कर लेंगे। डन। जी, 2 सवाल हमने असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, इसको भी पूरा कर लेंगे। तो आना लाजमी है, टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे, इट कैन बी बिफोर अफ्तारी, इट कैन बी आफ्टर अफ्तारी, वो हम उसको देख लेंगे, मगर जो भी होगा वो 4 के बाद ही होगा, गालिबन 4 से 6 का एक टाइम स्लॉट निकल सकता है, ये 4 से 6 का होगा, या उसको फिर हम 7 से 9 कर लेंगे, वो देख देख लेंगे, जो भी इजीली अवेलेबल होगा, मगर आना आप लोगों ने लाजमी। डन। डन। ले जनाब, कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।